गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग जो है इसके पहले काव्य मंजरी का अध्ययन किए थे और काव्य मंजरी का जो अंतिम पाठ था बादल को घिरते देखा है, इसका अध्ययन किया जा चुका है और इस तरह से काव्य मंजरी का जो सिलेबस था वह समाप्त हो चुका है। आज हम लोग गद्य संकलन के अंतिम पाठ संस्कृति क्या है इसका अध्ययन करेंगे और गद्य संकलन के पाठ्यक्रम का यह अंतिम पाठ है संस्कृति क्या है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग इस पाठ के रचयिता या लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यह जानते ही हैं कि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रवादी कवि हैं और काव्य मंजरी में भी इनके द्वारा लिखी गई एक कविता उद्यमी नर, जिसका आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में अध्ययन किया। तो दिनकर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने गद्य और पद्य साहित्य की दोनों विधाओं में समान रूप से लेखन कार्य किया है। ऐसा नहीं है कि केवल गद्य ही लिखे हैं और ऐसा नहीं है कि केवल पद्य ही लिखे हैं। कहने का मतलब लेखन साहित्य की दोनों विधाओं में समान रूप से लेखन कार्य किया है। तो आइए ऐसे महान कवि लेखक रामधारी सिंह दिनकर के व्यक्तित्व और कृतित्व से हम परिचित होते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन में दिनकर जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है। तो आइए उसी संक्षिप्त जीवन परिचय को देखा जाए। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता था। देखिए, जैसे आज भी नियम है ना कि जो विश्वविद्यालयों में या किसी संस्था में सर्वोच्च अंक किसी विषय विशेष में प्राप्त करता है उसे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल इत्यादि दिए जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार उन्होंने हिंदी में जब सर्वोच्च अंक प्राप्त किया तो उन्हें भी जो है भूदेव स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल दिया गया था। स्वर्ण पदक का मतलब गोल्ड मेडल ही होता है और भूदेव उसका नाम था। तो हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के कारण दिनकर जी को भूदेव स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत भी किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते ही हैं कि भारत सरकार कई प्रकार के पदकों को प्रदान करती है, जिसमें कुछ सैनिक सम्मान है, कुछ असैनिक सम्मान है। जो असैनिक सम्मान है वह नागरिकों को दिए जाते हैं और सर्वोच्च असैनिक सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला भारत रत्न है। उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री इत्यादि पुरस्कार आते हैं। तो इन्हें भी जो है भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 24 अप्रैल सन 1974 को इनका स्वर्गवास हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई? 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को। ये तो इनका जीवन परिचय रहा। अब साहित्य जगत में इन्होंने क्या किया है उसका उल्लेख आगे किया गया है। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। तो यह चीज मैं तो प्रारंभ में ही आपको बता चुका हूं कि लेखक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद्य साहित्य की दोनों विधाओं में इन्होंने समान
रूप से लेखन कार्य किया है। इन्होंने यात्रा से तात्पर्य यात्रा वृतांत से है। यात्रा, संस्मरण, आलोचना, संस्कृति, इतिहास, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी रचनाएं की है। तो कहने का मतलब गद्य के क्षेत्र में अनेकानेक लेखन कार्य उन्होंने किया है। गद्य की अनेकानेक विधाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया है। इन्होंने यात्रा वृतांत लिखा, संस्मरण भी लिखा, आलोचना देखिए, किसी ग्रंथ, किसी व्यक्ति विशेष की जो हम उसके विषय में बताते हैं, तटस्थ भाव से उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का जो हम मूल्यांकन करते हैं, एक प्रकार से आलोचना करना मतलब किसी चीज का तटस्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से मूल्यांकन करना ही आलोचना है। संस्कृति, इतिहास, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी रचनाएं की हैं। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें साहित्य भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अर्थात इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार यह भारत का साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे विश्व का साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान क्या है? साहित्य क्षेत्र में मिलने वाला नोबेल पुरस्कार। तो हिंदुस्तान में साहित्य क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट लेखन कार्य करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। एक प्रकार से यह भारत का कह सकते हैं कि यह नोबेल पुरस्कार के बराबर है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत देश में साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो दिनकर जी को इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नीलकुसुम, रसरथी, द्वंद्वगीत, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतिज्ञा, चक्रवाल, हारे को हरिनाम, इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं। अभी मैंने जो वाचन किया जिन जिन ग्रंथों का नाम, वे सभी इनकी काव्य रचनाएं हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, ये इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। देखिए बच्चों, दिनकर जी एक महान लेखक और कवि थे, राष्ट्रवादी कवि थे। इनके विचारों की झलक इनकी रचनाओं में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये पूंजीपतियों के विरोधी थे। आम जन के लिए इनके हृदय में करुणा थी, प्रेम थी। इनकी रचनाओं में अतीत के प्रति प्रेम, यानी अपने देश संस्कृति की जो गौरवमयी इतिहास है, जो उसका अतीत है, उससे उन्हें विशेष लगाव था। पूंजीवाद के प्रति आक्रोश मतलब गुस्सा, क्रोध। पूंजीवादियों के प्रति इनके मन में आक्रोश था, गुस्सा था। तो भाव क्या है? पूंजीवादियों के प्रति अगर इनके मन में आक्रोश था, गुस्सा था, तो गरीबों के प्रति इनके अंदर सहानुभूति की भावना थी। इसके साथ ही साथ विश्व प्रेम की भी झलक है, विश्व बंधुत्व की भी झलक है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी इनके अंदर विद्यमान है। ऐसा हम नहीं कहते हैं। इनकी रचनाओं के अध्ययन करने पर ये सब सारी चीजें हमें स्पष्ट रूप से, इन सब सारी चीजों की झलक हमें मिलती है। दिनकर जी अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे, अपने युग का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि थे। अर्थात ये अपने युग के कवियों के अगुआ थे, नेता थे। तो आइए बच्चों, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, महान राष्ट्रवादी कवि लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित पाठ संस्कृत क्या है, इसका अध्ययन किया है।